हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबकी ओर से, समस्त साली समाज की ओर से हम इस पुण्यात्मा देवात्मा भाई साहब शंकर जी के पिताश्री के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रकृति से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आप सब ने काफ़ी दूर दूर से आकर के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। काफ़ी कुछ आप सबके मन में विचार भी चल रहे हैं, उन विचारों को लेकर के आप जागरूक हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। हो सकता है इसी तरह युवा साथी सभी जागरूक बनते जाएं और बनते बनते एक दिन अब कुछ परिवर्तन की ओर आगे बढ़ें और हमारे समाज में बहुत सारी न केवल मृत्यु बोझ बल्कि कई सारी कुरीतियाँ, कई सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जिनसे हमारे समाज का बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में समय, श्रम, शक्ति, पैसा ये सब व्यर्थ जा रहा है, जिसका कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। उस पैसे को हम सब डाइवर्ट करके चाहते हैं सभी मिल करके कि उसको शिक्षा पे, अच्छी चिकित्सा पे, हमारे बड़े बुजुर्गों की अच्छी सेवा शुश्रूषा पे और हमारे माता पिता को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने पे खर्च करें। तो आने वाले समय में उनकी आत्मा जब वो जीवित थे तब भी तृप्त होगी और अपने बेटे के ऊपर, बेटे बहू के ऊपर खुश होकर के वो आशीर्वाद ही देंगे। इस मौके पर मुझे भी पिछले 3-4 दिन पहले सूचना प्राप्त हुई भाई साहब शंकर जी के द्वारा, दयाराम जी के द्वारा, कि भाई इस तरह की एक पहल चल रही है वहाँ और सभी जने मिल करके एक नवाचार कर रहे हैं। तो राजसमंद टीम से भी आप जितने लोगों को ला सकते हो आओ और इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो काफ़ी जनों से बात की, कुछ सबकी अपनी अपनी समय की वरीयता थी। हमारे सबके पास बहुत सारे काम हैं, आज भी हैं, आप सबके पास भी हैं, लेकिन उन काम में से आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो काम रखा है उसके लिए आप यहाँ जा रहे हैं। उस समय का पूर्ण उपयोग हो और हम सब का एक ही विषय है, एक ही ध्येय है कि जिन कुरीतियों से हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, उन कुरीतियों में हम एकदम ख़त्म नहीं करें, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव समय के साथ जरूर करें। सबसे पहले तो शिक्षा की तरफ जाएं। शिक्षा में हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग और युवा साथी देख रहे हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा निजीकरण हो गया। निजीकरण में आपको एक नर्सिंग भी करानी है तो 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। प्राइवेट संस्थान के अलावा नर्सिंग के कॉलेज नाम मात्र है। MBBS डॉक्टर बनाना है बच्चे को तो 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ अलग अलग फीसें हैं। आपको अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करानी है तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए सालाना फीस है। अब आने वाला जो समय है उसके अंदर हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन कैसे आगे बढ़ेंगे जब उनके पास रोज़गार नहीं होगा। और रोज़गार के लिए चाहिए पैसा। जैसे आप धंधा लगाने के लिए 5 लाख 10 लाख से नीचे धंधा नहीं लगता, इसी तरह नौकरी लगने के लिए भी अब पहले जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही कि बच्चा पढ़ेगा और होशियार होगा तो पढ़ लिख करके कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता। दूसरा, इस सब के लिए बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास है नहीं। अगर पैसा होता तो हमें नौकरी की ज़रूरत ही नहीं होती, हम अपना धंधा वैसे ही बना के काम कर रहे होते। तो सबसे पहले हमें पैसा जो है बहुत वैल्यूबल, कीमती चीज़ है। सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, तो उसको कमाएं। और कमाने के अलावा भी आप कितना ही कमाएं, अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, आपका व्यर्थ खर्च हो रहा है तो वो पैसा आपके पास बचने वाला नहीं है। तो उसके खर्चे के ऊपर आप दिमाग लगाएं कि कहाँ खर्च किया जा सकता है और कहाँ से हम रोक सकते हैं। दूसरा, हमारा जो प्रतिनिधित्व है, हमारे साथ कोई भी अत्याचार हो, प्रताड़ना हो, छुआछूत भेदभाव हो, एट्रोसिटी हो, तो हम सबको अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमारा कोई प्रतिनिधित्व, नेतृत्व होना चाहिए। हम देख रहे हैं कई पीढ़ियाँ हमारी बीत गई, लेकिन अभी तक हमारा एक कोई इस मेवाड़ क्षेत्र में एक ऐसा नेतृत्व नहीं है जिसके ऊपर हम आँख मीच के भरोसा कर सकें। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि हनुमान जी बेनीवाल अभी उभरते हुए नेता हैं। आज जाट समाज की कोई पीड़ा वेदना होती है
कितने ही दूर हो, पूरे राजस्थान में वो जाते हैं और दबंगता से लड़ते हैं और समाज और गैर समाज की सब मिलकर उनका साथ देते हैं और वो पीड़ित लोगों को न्याय दिलाते हैं। आपके साथ ऐसी कोई यातना प्रताड़ना हो, ऐसा कोई नेतृत्व है जिसके ऊपर आप भरोसा करके आप उसके भरोसे रह सकते हैं कि हाँ मुझे ये इस एट्रोसिटी से न्याय दिलाया? क्यों नहीं है? बहुत बड़ी सही बात की मेरे साहब ने कि हमारे अंदर एकता नहीं है। एकता को हम तोलें तो वैसे तो हम सबको मानते हैं, सारे देवी देवता या महापुरुष सभी को मानते हैं, लेकिन मानते हैं अपन अपने बाप की भी नहीं। ये अपनी बड़ी कमजोरी है कि अपने पिताजी भी अपने को कोई अच्छी बात कहते हैं तो उस समय हम सामने बोल जाते हैं, उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, हमारे पास बैठने की क्षमता नहीं है। या बुला रहे हैं सबको, बहुत सारे जनों को आने में थोड़ा सा यूँ हो रहा है क्या है, कुछ कर रहे होंगे, क्या पता क्या सुनाएंगे, ये तो इनकी बातें होगी। तो सुनने की क्षमता नहीं है। दूसरा, सुनने की क्षमता नहीं है, बैठने की क्षमता नहीं है। और तीसरा, अगर नेतृत्व लेकर के यहाँ से सब जने मिलकर के एक आदमी को तरफ दे, ये जो श्याम जी भाई साहब है चित्तौड़ वाले, वो हमारे सबकी लड़ाई लड़ेंगे और हम इनका साथ देंगे, तो अभी यहाँ जितने भी दूसरे भाई साहब है ना, वो कहेंगे यार मैं कहाँ कम था, मेरा नाम क्यों नहीं रखता, मैं भी कर सकता हूँ, श्याम जी अकेले क्या करें, मैं भी तो श्याम जी से कम नहीं हूँ। वो पैसे वाले हैं तो मैं भी, मेरे पास बहुत ज़मीन है। मतलब हर तरह से हम क्या करते हैं, किसी एक आदमी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो आने वाला जो समय दिख रहा है भविष्य, वो हम सब के लिए बड़ा घातक है। तो इस हिसाब से भी हम हमारे महापुरुषों को पढ़ें। ये बात हमें कब समझ में आएगी, जब हम पढ़ेंगे हमारे महापुरुष। जैसे आज पहली बार शायद मैंने तो ऐसा पहला प्रोग्राम देखा जिसमें चारों तरफ नीले झंडे और बाबा साहब का फोटो लगा है। हो सकता है आपने देखा हो, तो इस तरह के प्रोग्राम में पहली बार मैंने ये नवाचार देखा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। आप जितने भी युवा साथी हैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप उनकी 2-4 हज़ार की किताबें आसपास में एक जगह खरीद के रख लें और अपने समाज के, समुदाय के पढ़े लिखे लोगों को दें। इनको, कबीर साहब को, ज्योतिबाई सावित्री फुले को, है ना, आप इन सबको पढ़ें। हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं, कबीर साहब के बहुत अच्छे अच्छे भजन बोलते हैं, निर्गुण भजन। लेकिन थोड़ा सा आग्रह उनसे भी करूँगा कि उन भजन के साथ साथ उसकी व्याख्या करें, क्योंकि अब वो भजन, निर्गुण भजन हमारे पीछे वाली पीढ़ी को तो मेरे को ही समझ में नहीं आता। तो उसके व्याख्या का मतलब उसको हिंदी में थोड़ा रूपांतरित करें कि भाई कबीर साहब क्या मैसेज देना चाह रहे थे। कुरीतियों के बारे में 1000 साल पहले कबीर साहब ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन हम हैं कि मानते किसी की नहीं, है ना, कहा था। तो उन चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान समय के साथ ले जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और विशेष तौर से आग्रह करूंगा कि अपने मेवाड़ी भाषा में कहते हैं कि पाका हंडा की गारो नहीं लागे। कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपने बच्चों को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को उन चीज़ों की ओर ध्यान आकर्षण करके ले जाएं। और ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे, हमारे बच्चे हमारे से प्रश्न करेंगे कि इस तरह की मुहिम चल रही थी, कुरीतियाँ छोड़ने की चल रही थी, आज सोना चांदी आसमान छू रहा है और हम कह रहे हैं 10 तोला मंगाना है, 15 तोला मंगाना है ना, चांदी इतनी चाहिए। तो सामने वाले की मजबूरी है कि उसको बहू चाहिए, तो उसको एन कैद प्रकारें, चाहे वो खेत गहने में लो, बेचो या कुछ भी करो, वो आपकी जो भी मांग है वो पूरी करेगा। लेकिन फिर आप ही की तो बेटी उसी घर में जा रही है, वो पैसा कौन उतारेगा, कहाँ से आएगा? ये सब बहुत सारे हमारे पास यक्ष प्रश्न हैं जिनके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। मेरे साथ में जयपुर के एक युवा साथी है, आदरणीय भवानी सिंह जी गोठवाल साहब, अपने ही समाज से ताल्लुकात रखते हैं और विगत 3-4 महीने से ओडा रेल मगरा में मेरी पोस्टिंग है, वहाँ सर्दी लेक्चरर है रसायन विज्ञान के। आपका सानिध्य मिल रहा है, आपके विचार जयपुर में इस नेतृत्व में बहुत अच्छे से सुने जाते हैं, समझे जाते हैं। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप मेवाड़ की इस पावन धरा पे जब आप पधारे हैं तो आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद युवा साथियों को मिले। और आप सब ने हम सबको बुलाया, इसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। और कड़वी बातें होती ज़रूर है, लेकिन उनको देर सवेर हमें आत्मसात करना पड़ता है। यदि जितना जल्दी करेंगे उतना फ़ायदे मिलेंगे। धन्यवाद।